दरअसल क्या हुआ है ना, 2024 के चुनाव में ये कहां से 80-20 अचानक याद आ रही है, क्योंकि जो पीडीए का फॉर्मूला था जिसको लेकर समाजवादी पार्टी इतनी हावी होने की कोशिश कर रही है, जो आखिरकार जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें तो वो नहीं चल पाया। लेकिन अगर हम नजर डालें 2024 में क्या हुआ था, तो उस पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि जो पीडीए के तीन हिस्से हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उनका वोट प्रतिशत आप देख लीजिएगा। जो सवर्ण थे उसमें से इंडिया अलायंस को मिले थे सिर्फ 16%, एनडीए को मिले थे, बाकी का बड़ा हिस्सा एनडीए के पास चला गया था। यादवों में इंडिया अलायंस था 82%, सवर्णों में एनडीए थी 79%, यानी सवर्ण वोट पूरी तरीके से एनडीए के पाले में झुकते हुए नजर आए। यादव में हमने देखा, जो पिछड़ा हम कह सकते हैं कि 82% वोट इंडिया अलायंस के पाले में और एनडीए के पास 15% वोट थे। कुर्मी कोयरी वोट इंडिया अलायंस के पक्ष में 34% आए थे, एनडीए के पक्ष में 67% और बीएसपी को 2% और बाकी वोट मिले थे। अन्य ओबीसी जो है इंडिया अलायंस के पक्ष में 34% और एनडीए के पास 59%, यानी नॉन यादव ओबीसी हम कह सकते हैं। जाटवों के वोट में बीएसपी 44% पर थी, एनडीए 24% पर और इंडिया अलायंस 25% पर था। लेकिन दलित, नॉन जाटव जो दलित वोट है उसमें अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस जो है उसे 92%, 92% के आसपास वोट मिले थे। मुसलमानों में भी जो इंडिया अलायंस है उनको 92% वोट उसमें मिले थे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पीडीए का फॉर्मूला किस तरीके से इंडिया अलायंस के पक्ष में वहां पर चला गया था। प्रियंका गुप्ता, क्या आपको लगता है कि इस फॉर्मूले को काट देने के लिए ये 80-20 की बात की जा रही है, और आप 80-20 से क्या समझ में आता है आपको? क्योंकि के शर्मा कह रहे हैं कि हम तो गलत मतलब निकाल रहे हैं इस पूरे मामले का, जो आज की स्थिति में यूपी में हो रहा है। क्या आपको लगता है कि वो 80-20 की लड़ाई की तरफ ले जाने का एक नया फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है? प्रियंका गुप्ता। देखिए साहिल जी, आज होलिका दहन है, बुराई का अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से बुराई का अंत हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो आपने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि 80-20 के मुद्दों पर ही ये 27 का चुनाव लड़े। अब मैं आती हूँ कि ये मुद्दे थे क्या। ये मुद्दे तो 2024 में क्या थे? ज्यादा बच्चे मुद्दा थे, मुजरा मुद्दा थे, भैंस चुराने का मुद्दा था, तो ये क्या मतलब मंगलसूत्र मुद्दा था। ये सारे मुद्दे थे इनके। उसके बाद इनको क्या मिला? मुंह की खानी पड़ी इनको, जोड़ गाड़ के सरकार चला रहे हैं। अब आती हूँ मैं इनके जो एजेंडे है उसको इनके सीओ साहब भी जो है प्रमोट कर रहे हैं। ये वही सीओ है जो खेल कोटे से आए थे। तब वो चुप थे जब एक महिला खिलाड़ी के साथ अत्याचार हो रहा था, सड़कों पे घसीटी जा रही थी, तब उनके मुंह में दही जमा हुआ था। लेकिन वो बीजेपी का एजेंडा चलाने के लिए पूरी तरीके से आ गया। कभी सुना आपने ये कहा गया हो कि दारू पीने वाले होली के समय माहौल ना बिगाड़े, घर के अंदर रहें? क्यों नहीं बोलते ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि दारू के जो ठेके हैं, जो ठेके पट्टे बांट रहे हैं, जो लाइसेंस बांट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 40 से 45 हजार बांट चुके। मतलब जबान से आप जहर उगलिए और लोगों को आप जहर के लिए, पीने के लिए प्रमोट करिए। तो ये है उत्तर प्रदेश में वो जो है इनकी हकीकत, भारतीय जनता पार्टी की। अब मैं आती हूँ, ये बड़ा पीडीए पीडीए कर रहे हैं अभी यहाँ बैठ के। 69,000 शिक्षक भर्ती पर आज भी ये फैसला नहीं कर पाए। वो बच्चे आज भी लेके अपनी डिग्रियां और लेके अपने सर्टिफिकेट और लेके अपने जो है ना घूम रहे हैं बेचारे सड़कों पर। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नहीं चाहती कि मनरेगा का मजदूर भी जो है होली ठीक से मनाए। उसमें कौन सी जाति धर्म है? उसमें कोई जाति धर्म दिखती है आपको? मनरेगा के मजदूर की करोड़ों रुपए की जो सैलरीज है, वो अभी तो 100 करोड़ रुपए तक की सैलरीज रिलीज नहीं कर पाए। वो कहां से मनाएगा होली दिवाली? शर्म आती है बीजेपी वालों को? ये एजेंडे चलाकर आप भारतीय जनता पार्टी ठग रही है लोगों को, सिर्फ ठगने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि रोजगार पर बात क्यों नहीं करती? आज 8 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को। बताए ना कि कितना रोजगार दिया। जब इन्वेस्टर समिट होती है तब देखिए कैसा कैसा घोटाला सामने आता है। 14-14 हजार करोड़ के एमओयू साइन हो गए और फ्रॉड लोगों के साथ साइन कर लिए। ऐसी तो भारतीय जनता पार्टी आंखों पे चश्मा लगा के बैठती है। कई एजुकेशन पे जो है एमओयू साइन करती है तो पता लगता है कि एक कमरे की यूनिवर्सिटी चल रही है। कहीं ये साइन करती है कि डेटा जो एनालिसिस होगा तो उसमें जो है पूरी तरीके से फ्रॉड, वो तो छोड़ के देश भागा जा रहा था, वो तो को पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी काम चला रही है सिर्फ जहरीली बातों को उगल उगल के। अब यहाँ मनोज नागर जी बैठे हैं, सुना है इनकी पार्टी में भी आपस में इनकी जो बीजेपी की एक विधायिका साहब है उनके बयान को लेकर बड़ी रस्साकसी चल रही है। आधे विधायक अलग खड़े हो गए, आधे विधायक अलग खड़े हो गए और पूछ रहे हैं भैया कि अगर बीजेपी का एजेंडा चलाना है तो ये आरएलडी में रह के क्या करेंगे? जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? तो भैया मनोज नागर जी भी बता दें कि इनका एजेंडा किसके एजेंडे के साथ है और किन विधायकों के ये साथ खड़े हो, क्योंकि इनके विधायक पूरी तरीके से अच्छा, आप ही ने सवाल पूछ लिया मनोज नागर जी।
अभी आप ही बता दीजिएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी वहां पर यही कह रहे थे कि 80 में बीजेपी प्लस यानी बीजेपी के सहयोगी भी रहेंगे। तो आप उस 80 में किस किस को गिनते हैं, जरा आप भी बता दीजिए। देखिए साहिल जी, अभी आपने पूछा पीडीए कहां से आया। ये जो किसानों के देवता मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का नारा था, अजगर प्लस पिछड़े प्लस दहित। यार ये इनको रोको ना प्लीज जरा। तो ये पीडीए का नारा कहां से आया? अरे बीच में मत बोलिए प्रियंका जी, आज कम से कम बीच में नहीं, आज कोई बुरा नहीं मानने वाला है। चलिए, मलुक नागर को सवाल पूछा है, जवाब देने दीजिएगा, आपको भी बोलने का मौका मिला था। मलुक नागर जी बोलिए। अरे बुरा ना मलुक नागर जी बोलिए। रुक जा, मान जा बात को, देख ले। तो इसमें क्या है? अब उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि मैं पिछड़ा। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को हुई है। राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट करा। मेरी दादी जब प्रधानमंत्री, पिताजी जब प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, पिछड़े और दलितों के हक उनको नहीं मिले। उन्होंने ये एडमिट फैक्ट कर लिया कि 60 साल उनका शोषण करा, उनकी वोट ली, उन्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए पिछड़े दलित पे आए। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने आके पीडीए बनाया। तो पीडीए की उत्पत्ति हुई माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच से। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसद में स्टेटमेंट देने में मैंने इतने पिछड़े, इतने दलित मिनिस्टर बनाए। अब जो बात चल रही है करंट की साहिल जी, ये लोगों ने पहले दिन आके कांग्रेस के किसी नेता ने चिट्ठी लिख दी और ये खड़े हो गए एक तरफ, इन्होंने आधा छोड़ दिया और केवल मुस्लिमों की तरफ की बात लिख दी। ये हिंदुओं की तरफ की बात तो करते नहीं है। मुसलमानों की जहां बात आएगी संवैधानिक तरीके से हम तैयार है, लेकिन ये नफरत बांटने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं, मुसलमानों को तंग कराने का काम यही करते हैं। असलियत में कांग्रेस दुश्मन है मुसलमानों की, और आज माहौल खराब करने का इनको क्रेडिट जाता है। और ये तो आप मानते हैं ना कि 20 मतलब मुस्लिम हो गए। जो समाजवादी पार्टी वाले भी, कांग्रेस वाले भी अब आके बैकफुट पे आ गए हैं और ऐसी स्थिति में आ गए कि अब चुपचाप है। अरे क्यों तंग कराते हो मुस्लिम लोगों को जो आराम से अपना त्योहार मनाना चाहते हो? क्यों तंग करना चाहते हो उन हिंदुओं को जो आराम से त्योहार मनाना चाहते हैं? तुम्हें चुनाव जीतना है, राजनीतिक पार्टी खड़ी करनी है, तो देश का माहौल खराब मत करो। चलिए, देश का माहौल खराब मत जरा करो। एक बार देख लेते हैं प्रोफेसर संजय कुमार, 2024 में जिस तरीके से पीडीए का फॉर्मूला वर्क किया था। जरा एक मिनट सबको शांत करिएगा, उसके बाद मुझे दोबारा के शर्मा जी के पास जाना पड़ेगा और भदौरिया के पास भी जाना पड़ेगा, अनुराग भदौरिया के पास। हमने 2024 दिखाया था कि कैसे पीडीए फॉर्मूला वर्क किया था इंडिया अलायंस के पक्ष में, जिसकी वजह से 37 सीटें समाजवादी पार्टी की और 6 सीटें कांग्रेस वहां पर जीत पाई थी। नंबर 1 इंडिया अलायंस वहां पर था। लेकिन दूसरी तरफ 2022 में लगातार जब दूसरी बार बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव जीते, तब यह 80-20 का फॉर्मूला जो योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे थे 2022 में और अब दोबारा निकाल रहे हैं, वो फॉर्मूला कैसे वर्क किया था वो भी जरा एक बार आपको दिखा देते हैं। 2022 में क्या हुआ था, जरा बड़ा स्क्रीन पे आप दिखा दें तो देखिए यहां पर क्या हुआ था कि यादव वोट 83% एक बार फिर समाजवादी पार्टी के झोले में। लेकिन उसी तरीके से अगर हम देखें तो बाकी वोट, अगर हम देखें तो कुर्मी वोट 69% बीजेपी के खेमे में जाते हैं। अन्य ओबीसी वोट भी बड़ी संख्या में 68% तक बीजेपी के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम वोट 79% समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन दलित वोटों में भी बीजेपी के खेमे में 41% वोट जो 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपीए के पास यानी इंडिया अलायंस के पास जाते हुए हमें नजर आया था। तो संजय कुमार जी, क्या इसी के वजह से लोकसभा चुनाव में पीडीए चल गया? क्या इसी के वजह से 80-20 की बात की जा रही है? एक बड़ा वोटर शिफ्ट जो लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के पास चला गया था, 2022 की तरह हमारे पास लौट आए। इसके लिए एक है तो सेफ है, एकता का महाकुंभ और 80-20 ये एक ही तर्ज पर मामले आपको जाते हुए नजर आते हैं। साहिल, मुझे लगता है कई फैक्टर्स रहे होंगे, कोई एक फैक्टर नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 22 में हुआ वो 24 में नहीं हुआ, या जो 24 में हुआ है 22 उसके बिल्कुल अलग था। 22 और 24 में 2 साल का वक्त है। लेकिन बड़ी बात ये रही, अगर आप 24 में देखें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने किया, आपने देखा हो कि सिर्फ अगर आप यादवों को देखें तो उन्होंने सिर्फ 4 या 5 यादवों को ही टिकट दिया चुनाव में लड़ने के लिए, लेकिन तमाम गैर यादव लोअर ओबीसी समुदाय के लोगों को उन्होंने टिकट दिया। इससे उन्होंने जो गैर यादव वोट है उसको समेटने में सफलता मिली
और आपको याद है 2024 के चुनाव के पहले वो नैरेटिव, संविधान बदलने का नैरेटिव भी एक तरह से इन्होंने चलाया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। ग्राउंड पर लोगों को लगता था कि बीजेपी अगर बड़ी मेजॉरिटी लेके आएगी तो संविधान बदला जाएगा, और संविधान का कौन सा हिस्सा बदला जाएगा। तो लगातार इस बात का प्रचार हो रहा था कि रिजर्वेशन जो है वो खतरे में पड़ेगा। रिजर्वेशन का फायदा किसे होता है? दलितों को होता है, ओबीसी को होता है। तो ये दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय का वोट महागठबंधन के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में झुकता हुआ आपको बिल्कुल चुनाव के 6-8 महीने से दिखाई पड़ा। और यही वजह है कि 2022 के जो आंकड़े हैं और 2024 का जो नतीजा था वो बिल्कुल अलग था। सिर्फ 80-20 का कोई रिएक्शन होगा ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, जैसे देखिए संजय कुमार जी, आज अखिलेश गए थे, आज एक प्रोग्राम में वो चौरसिया समाज के एक कार्यक्रम में वहां पर गए हुए थे। तो एक एक समाज को जिस तरीके से आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया लोकसभा चुनाव में, क्या यही कोशिश रहेगी कि 80-20 ना हो पाए उसकी? बिल्कुल कोशिश तो रहेगी। जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, और जीतने के लिए सिर्फ मैक्रो नैरेटिव से काम नहीं चलता, आपको माइक्रो गठबंधन भी करना पड़ता है। आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि कोई चौरसिया समुदाय का कार्यक्रम, तो वहां अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो आप टिकट देते हैं, वो एक नोशनल है। आपने कई लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, टिकट दिया, चुनाव लड़ने का मौका दिया, लेकिन उस समाज के लोगों के बीच में उठना बैठना, एक संदेश देना भी उसका हिस्सा है। अगर आप वो संदेश नहीं देंगे तो उस समुदाय के लोग सिर्फ इसी के लिए आपको वोट नहीं करेंगे क्योंकि आपने उस समुदाय के कई लोगों को टिकट दिया। तो कई तरह के मैनेजमेंट करनी होती है पार्टियों को। पार्टी के प्रवक्ता इसे बेहतर समझते हैं, इसी का हिस्सा है, इसी प्रक्रिया में मुझे लगता है अखिलेश यादव, और जिसका आप जल्दी जिक्र से कर रहे हैं, पूछना है मुझे, क्या इसी के वजह से एक है तो सेफ है बताया जा रहा है? क्या इसी के वजह से एकता का महाकुंभ जैसे हमने महाराष्ट्र में सुना था, और इसी के वजह से 80-20 दोबारा लौट आया है इस बार 2027 के 2 साल पहले से? बिल्कुल। अगर 2024 के नतीजे इस तरह के नहीं होते तो 80-20 का नैरेटिव इस वक्त से शुरू नहीं होता, क्योंकि अब बीजेपी को शायद लगने लगा है कि ये जो जातीय गोलबंदी है, जातीय गठबंधन है, जिस तरह से अखिलेश यादव कांग्रेस जातीय गोलबंदी करने में 2024 के चुनाव में सफल हो गए, अगर वैसे सफलता उन्हें मिल गई 2027 के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। हाँ, के शर्मा जी, यही वजह है कि आज आपके संगठन में कई यादव समाज के लोगों को आपने वहां पर बिठाया हुआ है। के शर्मा जी, नहीं, बस मेरा इतना सा संजय जी से 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन है कि क्या वो लोकसभा चुनाव के परिणाम और आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम दोनों की समानता देखते हैं, या विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की समानता देखते हैं, या लोकसभा की देखते हैं? संजय जी बस 1 सेकंड में आप बता दीजिए थोड़ा। नहीं, बिल्कुल विधानसभा का विधानसभा से कंपैरिजन, लोकसभा का लोकसभा से उसके आधार पे तो स्पष्टता है ना? बिल्कुल, आप ये स्पष्ट है ना, क्योंकि आप कई बार मेरे साथ डिबेट कर चुके हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं। अब मैं आपको साहिल भाई एक विषय पे आता हूं। यदि 2024 की तुलना के साथ में 2027 का परिणाम निकाल रहे हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आज तक कुछ घोषणा करनी चाहिए कि बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। करेंगे? नहीं, उससे चुनाव का मतलब नहीं निकाल रहे हैं, उसका काउंटर आप देने की कोशिश कैसे कर रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। नहीं, आप जो तुलना कर रहे हैं साहिल भाई, मैंने पहली बार में कहा कि आप तुलना ही गलत कर रहे हैं। 2022 की तुलना आप जरूर कीजिए 2027, ठीक। आप 2019 की तुलना 2024 से कीजिए, तब बिल्कुल क्लियरिटी है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, और ये जो है एक राज्य का चुनाव है जिसमें दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार का जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रवचन कर रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य। वो पार्टी वही तो यूपी में उल्टा हो गया ना। आमतौर पर राष्ट्रीय चुनाव बीजेपी आराम से जीत जाती है और कभी कभी राज्य के चुनाव में दिक्कत हो जाती है। चलिए अनुराग भदौरिया, जल्दी से आपका जवाब। आपने सुना संजय कुमार क्या कह रहे थे, आपके लिए भी दिक्कत है। देखिए बीजेपी क्या कर रही है, यादव समाज के लोगों को संगठन में पद दे रही है, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, 80 हो जाएंगे उधर। देखिए भारतीय जनता,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, हम जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 में जिस तरह से उन्हें हराया था, इसी तरह से अभी 2027 में मुंह की खाएंगे कि जनता अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, इनके नफरत के मुद्दों पे थोड़ी लड़ेगी। ये वो नफरत का एजेंडा चलाना चाहते हैं। इस देश के अंदर में नफरत का एजेंडा बहुत दिन तक चलता नहीं है। 2024 में ये हारे, 33 सीट लेके आए, हम 43 सीटें लेके आए हैं, और आने वाले दिनों में इसी तरह से ये खुशफहमी में बने रहे, इसी तरह से इन्होंने किया था।